सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पर आपको कर्न ऑफ मैप का क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। तो आपको 3 वेरिएबल्स यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी ए बी सी, और आपको जो कौन सा फॉर्म दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, समेशन गिवन है। यहाँ पर हमको उनकी वैल्यूज दे रखी 0 1 3 7। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये कर्न ऑफ मैप को ड्रॉ करना है फर्स्टली, एंड देन आपको इन वैल्यूज को इसमें पुट अप करना है। तो जहां जहां ये वैल्यूज है वहां वहां आपको 1 लिखना है, ठीक है। तो आपने अगर कर्न ऑफ मैप के बारे में समझा है तो आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0, तो यहाँ पे वैल्यूज फर्स्ट, ठीक है। फिर आप क्या करो, 1 की जगह आप क्या लिखोगे, 1। फिर आप 3 की जगह भी आप लिखोगे 1, और 7 की जगह आप लिखोगे 1। क्लियर है। अब आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे 2 पेयरिंग कर सकते हैं ना। तो 2 पेयरिंग अगर मैं करना चाहूँ तो मैं किस किस की पेयरिंग कर सकती हूँ, इसकी, ठीक है, और मैं एक कर सकती हूँ इसकी। क्लियर है। तो हमने 2 पेयरिंग कर लिए। अब हम फर्दर क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने यहाँ पर पेयरिंग कर ली, अब इसके बाद आप इसकी प्रोसेस क्या होती है कि आप पहले इस पेयर पे ध्यान दे रहे हो, है ना, इस वाले पेयर पे। तो आप यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए और बी सी और बी 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 कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये तीनों ब्लॉक दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, आप लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट। फिर आप क्या लिखोगे, आपने लिखा, यहां पर हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। बी सी, तो इन दोनों में देखो सी और सी का कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो इन दोनों में से कॉमन आएगा वो आएगा बी का बार। क्लियर है, या बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है इसलिए बीच में सम करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस पेयर, है ना। तो यहाँ पर देखो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली पेयरिंग ऐसे हो रही है ना, वर्टिकली हो रही है। अब यहाँ पर बी सी, तो बी सी के साथ तो कोई है ही नहीं, तो हम सिंपली इसको बी और सी, आप कॉमन का में से लोगे, है ना। तो इस टाइप से जहां पर एक सिंगल पेयर होता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, और आप इस टाइप से कर सकते हो। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप पे व्हील ग्राफ भी है। तो इन सब ग्राफ के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखो आपको ग्राफ दे रखा है, और हमने एन को 5 लिया जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसने आपको बोला था कि एन को आपको ग्रेटर देन 3 लेना है, तो आपने 5 ले लिया, ठीक है। अब हम साइकिल ग्राफ की बात करते हैं। तो साइकिल ग्राफ में अगर नंबर ऑफ एजेस होती है, तो जितनी आपके पास एजेस होंगी, जितनी आपके नोड्स होंगे उतनी ही साइकिल बनेगी। तो हमारी जो नोड एजेस कितनी हो जाएंगे, 5। क्लियर। एन मतलब नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। n-1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10, ठीक है। फिर आपका व्हील ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ के लिए था। अब व्हील ग्राफ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n-1। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8। हमने सब में ही n की वैल्यू 5 ली है, ठीक है। कंप्लीट बाइपेटाइट ग्राफ का फॉर्मूला होता है n² फॉर एजेस के लिए। ये आप ध्यान रखना कि दिस फॉर्मूला इज फाइंडिंग द नंबर ऑफ एजेस। क्लियर है। तो आपको बस ये ध्यान होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन जरूर कर ले, है ना। और लास्ट है NQ। तो आप बस इस टाइप से इसका फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर सकते हो, और आप इसको अरेंज कर लो, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा साइकिल ग्राफ जिसका नंबर है 5। फिर आपके पास आएगा यहाँ पर व्हील ग्राफ क्योंकि इसका नंबर है 8। फिर कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट बाइपेटाइट ग्राफ, और देन लास्ट में NQ ग्राफ, ठीक। इसके तो नाम में स्पष्ट है क्योंकि क्यूब है तो सबसे बड़ी वैल्यू देगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस है ना, ये आज 5 फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे, कल इनमें से कोई सा भी एक पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है ना, तो आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, विच इज करेक्ट द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन साइकिल। आपको इंसर्शन साइकिल का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आप जानते हो हम फेच करते हैं इंफॉर्मेशन को, है ना। सेकंड क्या करते हैं, हम डिकोड करते हैं उसको। फिर आप क्या करोगे, रीड करोगे उस इफेक्टिव एड्रेस को और एग्जीक्यूट करोगे, है ना। तो दिस इज द ऑर्डर। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर एक पेपर में पूछा जाता है, तो आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 हमारा। तो यहाँ पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द सर्विस रूटीन, है ना। सर्विस रूटीन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बस इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है।
तो देख लेते हैं सर्विस रूटीन ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, चेक। सबसे पहले आप क्या करोगे, कंटेंट जो प्रोसेसर में रजिस्टर्ड है उसको आप क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। सेकंड आप क्या करोगे, उस हम बस देखेंगे कि कौन सी फ्लैग बिट सेव्ड है ना। थर्ड आप क्या करोगे, सर्विस द डिवाइस हुज फ्लैग इज सेट। अब आप देखना है कि कौन से डिवाइस को हमने फ्लैग के लिए सेट किया हुआ है। नेक्स्ट आपकी क्या प्रोसेस हो जाएगी कि आप सारे कंटेंट को रीस्टोर करोगे जो प्रोसेस रजिस्टर में स्टोर्ड है, ठीक है। और लास्ट में आप टर्न द इंटरनल इंटरप्ट फैसिलिटी ऑन, क्योंकि जब भी कोई इंटरप्ट आएगा तो आपको इन्फॉर्म जरूर करेगा। तो क्लियर है, हम एक बार और इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव कंटेंट जो आपको ऑलरेडी प्रोसेसर में रजिस्टर्ड है उसको सेव करोगे। सेकेंड आप देखोगे कि फ्लैग बिट ऑन है कि नहीं, सेट है कि नहीं, ठीक है। फिर जो सर्विस फ्लैग ऑन होगा तो वो देखना है कि उसने कौन सी डिवाइस को फ्लैग दे रखा है। फिर आप क्या करोगे, रीस्टोर करोगे सारे कंटेंट्स को, है ना। और आप एट द लास्ट इंटरप्ट फैसिलिटी को फॉलो कर लोगे, ताकि कभी कोई इंटरप्ट आता है तो वो उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। मतलब हमको पता होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। तो यहाँ पर आपको बता रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। जब मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में ये वाला जो टॉपिक कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज मोस्ट टाइम पी टॉपिक, और इससे मैक्सिमम हर एक पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपको इसके बारे में सब पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आता है, अलोहा इज यूज्ड फॉर मल्टीपल एक्सेस और शेयर मीडियम, बिल्कुल है ना, ये ट्रू है, हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, टीडीएमए यूजेस वॉच टेबल्स फॉर टाइम स्लॉट एलोकेशन, नहीं, दिस इज रॉन्ग, है ना। टीडीएमए ना वॉच टेबल्स को यूज नहीं करता है, वॉच टेबल, ठीक है। सीएसएमए सीडी वॉज इन्वेंटेड फॉर वायरलेस नेटवर्क, नहीं, बिल्कुल नहीं। CDMA codes are the sequence of number generated by orthogonal code, this is true, है ना। तो जो CDMA कोड्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं और वो ऑर्थोगोनल कोड्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोला था कि अलोहा जो ये यूज करता है मल्टीपल एक्सेस ऑन शेयर मीडियम, बिल्कुल ट्रू है। और यहाँ पर जो CDMA यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वो ऑर्थोगोनल कोड्स को यूज करता है डिफरेंट यूजर्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम TDMA की बात करते हैं यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जो वॉच टेबल को यूज नहीं करता है, वो क्या करता है, टाइम स्लॉट्स को यूज करता है डिफरेंट यूजर के लिए। बट क्या है कि एलोकेशन जो है वो किसके द्वारा नहीं मैनेज की जाती है, वॉच टेबल के द्वारा। वो किसको यूज करता है, स्प्रेडिंग कोड्स को, ठीक है। और CSMA-CD जो है यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोड डिटेक्शन, ये वायरलेस के लिए नहीं बना है, ये इथरनेट नेटवर्क के लिए बना है। और आप जानते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोड को डिटेक्ट करते हैं और कोड को अवॉइड करते हैं, कोलिजन वाली, है ना। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, विच इज फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। तो आपको सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स को डिफाइन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप जानते हो ये फर्स्ट प्रोसेस होगी। आप क्विक प्ले, आप कुछ भी क्विक मतलब प्ले करोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे इसके अंदर, फिर आप डिजाइन करोगे क्विक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप को डेवलप करेंगे और आप उसको कस्टमर को डिलीवर कर दोगे, ठीक है। फिर आप जब भी उसको डिलीवर कर दोगे तो आप उससे सारे सजेशंस लोगे। तो हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, इट्स लाइक टोटली कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे हम, बस एक उस टाइप से बनाएंगे ताकि हमको अगर कोई डाउट हो या जो हमारा कस्टमर उसको कोई डाउट होता है तो वो फर्दर हमें इन्फॉर्म कर सकता है। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल तब यूज किया जाता है जब कस्टमर को क्लेरिफाई नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्लियर है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे रेड लेवल से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घर में पूछा जाता है ना। तो आपको मैच द कॉलम गिवन है, रेड लेवल 1 है ना। तो रेड लेवल 1 का मैंने तो रेड लेवल 1 2 3 4 आपको गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं 1 की बात करती हूँ तो 1 आपको क्या देगा, मिररिंग, है ना। तो आप एक समझ सकते हैं, एक आईना, एक कांच, है ना। तो आप इसे एक, अगर आप 1 नंबर के कांच को एज्यूम करें तो आप मिरर को 1 से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है मैंने आपको बताया था कि 2 से आप एरर, है ना, एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इसको ECC एरर कोड डिटेक्ट, है ना, एरर कोड, है ना। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखना। थर्ड आता है
3 नंबर जब बिट से रिप्रेजेंट करते हैं तो बिट BIT बिट 3 नंबर्स 3 वर्ड्स 3 सेंटेंस, ठीक है। तो आपको बस बिट से 3 को पता होना चाहिए। और जैसे आप 4, तो देखो 4 सा 4 ब्लॉक है ना, तो आप 4 को जब भी आपको 4 दिखे तो आप 4 ब्लॉक याद रख लेना, तो इससे आपको हमेशा याद रहेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि फर्स्ट पे आप क्या करोगे, मिररिंग करोगे या स्ट्रिपिंग करोगे। सेकंड पे आप करोगे एररिंग डिटेक्शन। थर्ड पे आप करोगे बिट इंटरलीव्ड पैरिटी। और फोर्थ पे आप करोगे ब्लॉक, 4 ब्लॉक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉल, है ना। तो कॉल इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन, क्योंकि आप सिंपली इसको बस कॉल कर रहे हो, उसमें मैनिपुलेशन करने का कोई रोल नहीं है। और सेकेंड है लाउड, तो आप लाउड है ना, तो यहाँ पर अगर आप जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इसमें हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इंक्रीमेंट में आप चेंजेस करो, शिफ्ट, तो ये तीनों ही जो ऑपरेशन है इसमें हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। वही हम कॉल और लाउड की बात करते हैं तो इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट प्रोसेस है आपकी कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिंस यूजिंग मॉडलिंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको क्या करना है कि अपन को कंस्ट्रक्ट मतलब कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, किसको यूज करेंगे हम भाई इसमें, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, कन्वर्ट द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू व्यूइंग। आपने जब एक बार वर्ल्ड कोऑर्डिनेट बना दिए तो आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किसमें, देखो यहाँ पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से कन्वर्ट करोगे आप व्यूइंग कोऑर्डिनेट में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगी, आप व्यूइंग कोऑर्डिनेट को मैप करोगे किसके द्वारा, देखो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम व्यू कोऑर्डिनेट पे आ गए, तो व्यू कोऑर्डिनेट्स को आप मैप करोगे, नॉर्मलाइजेशन करोगे यूजिंग विंडो व्यू पॉइंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मलाइज करोगे। और लास्ट आप क्या करोगे, मैप नॉर्मलाइजेशन व्यू पॉइंट टू डिवाइस कोड। और इस नॉर्मलाइजेशन व्यू पॉइंट को जो हम लास्ट में डेवलप करेंगे, इसको आपको क्या करना है, डिवाइस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को डेवलप कर रहे हैं, है ना, बाय यूजिंग मॉडलिंग कोऑर्डिनेट। सेकेंड आप उस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे व्यू कोऑर्डिनेट में। क्लियर है। नेक्स्ट इसी व्यू कोऑर्डिनेट को आप मैप करोगे नॉर्मलाइजेशन व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, है ना। और लास्ट में आप इस नॉर्मलाइजेशन व्यू पॉइंट को डिवाइस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे या मैप करोगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपको बस पता होने चाहिए। फर्स्ट इज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट इज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, सेकेंड व्यू कोऑर्डिनेट्स, थर्ड नॉर्मलाइज व्यू कोऑर्डिनेट्स, और फोर्थ आ जाएगा डिवाइस कोऑर्डिनेट। क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप डेफिनेटली बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पर अन अल्टरनेट की इन डेटाबेस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड। आप जानते हैं कि अगर हम सुपर की बोलते हैं और सुपर की के साथ एक और की होती है कैंडिडेट की, प्राइमरी की है ना, तो कैंडिडेट की इज अ पार्ट ऑफ, वी कैन से दैट कि अल्टरनेट की को ही हम कैंडिडेट की बोलते हैं। क्योंकि आप प्राइमरी की, जैसे हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी की भी एक प्रकार की कैंडिडेट की तरह ही काम करती है ना। तो एक ही टेबल में अगर सेम एक से ज्यादा प्राइमरी की होती है तो उसे हम कैंडिडेट की डिफाइन करते हैं। तो आप जानते हैं कि अल्टरनेट की मतलब क्या होता है, दूसरी की, अल्टर की, है ना, एक अल्टरनेट की होती है जो आप जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। सो यूनिकली डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the virtual memory size is 32 MB and physical memory size is 4 MB and page size आपको 2 KB given है, तो आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल इन फिजिकल मेमोरी में सॉल्व करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, वर्चुअल मेमोरी का साइज 32 है ना, फिजिकल मेमोरी का साइज 4 MB और पेज साइज 2 KB। क्लियर है। आप फर्स्टली कन्वर्ट करोगे फिजिकल मेमोरी को किलोबाइट में। क्यों, क्योंकि आपको सारी चीजें किलोबाइट में चाहिए, क्योंकि हमको पेज साइज किलोबाइट में गिवन है, इसीलिए हम ये कन्वर्ट करेंगे। तो 4 MB, और आप जानते हैं कि एमबी को आप कितना लिख सकते हो, है ना, 1024 KB। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4096 KB। आप नेक्स्ट क्या करोगे, फिजिकल मेमोरी साइज डिवाइड बाय द फिजिकल मेमोरी बाय द साइज, है ना। तो फिजिकल मेमोरी हमारे पास ये है 4 MB अभी हमने निकाली, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, पेज साइज से। तो 4096 डिवाइडेड बाय 2 KB, तो आपका आंसर आ जाएगा
2048 फ्रेम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो अब आप ये सोचोगे कि वर्चुअल मेमोरी का यहाँ पर क्या काम था। क्लियर है। तो जब आपसे क्वेश्चन में वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछा ही नहीं है, जब हम फिजिकल मेमोरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपसे यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का पूछा जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्रेम्स ऑफ अवेलेबल इन अ वर्चुअल मेमोरी, तो आप 32 MB को कन्वर्ट करते हैं। तो 32 MB इंटू क्या करते हैं आप 1024 KB कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप सेम प्रोसेस करते हैं। लेकिन स्टिल बस उसने कंफ्यूज के लिए आपको ये दिया था, तो आपको सिंपली कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे फ्रेम्स को कैलकुलेट करते हैं, उस मेमोरी और उस मेमोरी का साइज, लेकिन हमको बस उसको पहले चेंज करना होगा MB से KB में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर एडवर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ स्कैन कन्वर्जन। तो आपको बताना है कि क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं स्कैन कन्वर्जन के। तो सबसे पहले स्टेयरकेस अपीयरेंस, लाइक स्टेयरकेस मतलब जैसे कि आप देखोगे ना, तो ये जो स्टेयरकेस आ रहे हैं आप छोटे छोटे, ये स्टेयरकेस अपीयरेंस होता है इसमें। अनइक्वल ब्राइटनेस ऑफ स्लैंटेड लाइंस, आपको पता होना चाहिए स्कैन कन्वर्जन की टेक्निक्स। और थर्ड आता है पिकेट फैंस प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग, जिससे बहुत 90% बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, बट एक आध दो अगर आ भी जाता है तो आप गेस वर्क करके आगे बढ़ जाइए। और अगर अदरवाइज आपको उस बारे में पता है तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर बस हमें एक जानकारी मिली है, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, कि स्कैन कन्वर्जन में मेजर एड्रेस इफेक्ट क्या होते हैं, स्टेयरकेस अपीयरेंस, अनइक्वल ब्राइटनेस और स्लैंटेड लाइंस और पिकेट फेस प्रॉब्लम। लेकिन रास्टराइजेशन और प्री फिल्टरिंग पोस्ट फिल्टरिंग इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा 63। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको गिवन है। सबसे पहले तो हाडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, वर्सिटी, अपाचे पिक और अपाचे हाइव। तो आपको बस पता होना चाहिए इसके बारे में। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देती हूँ, हडूप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फाइल सिस्टम, आप जानते हैं कि इसके अंदर हम एक नेम नोड का यूज करते हैं। ये मोस्टली आंसर क्वेश्चन है। वेरासिटी क्या होता है, ट्रस्ट, इट्स लाइक ट्रस्ट के जैसा होता है। अपाचे पिक मतलब याहू और अपाचे हाइव मतलब फेसबुक। ठीक है, तो बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और हम देख लेते थोड़ा सा कि जब आप हडूप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक नेम नोड का यूज करते हैं HDFC फाइल सिस्टम में। वेरासिटी मतलब ट्रस्ट, इट इज रिलेटेड टू ट्रस्ट, है ना। जब आप बिग डेटा की बात करते हो तो ये रेफर करती है क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट वर्थ ऑफ डेटा। ठीक है, अपाचे पिक की बात करते हो तो यहाँ पे याहू एक प्लेटफॉर्म है, अपाचे पिक, जो एनालाइज करता है लार्ज डेटा सेट को हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, है ना। जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं और समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपाचे हाइव की बात करते हैं तो देखो फेसबुक एक डेटा वेयर हाउस की तरह है, एक बहुत बड़ा मतलब डेटा कंटेंट करने वाला। ठीक है, तो आप जब भी उसमें फेसबुक में अगर आप बात करते हैं, क्वेरिंग कर सकते हैं, मैनेजिंग कर सकते हैं एक लार्ज डेटा सेट को, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के रूप में होता है, क्योंकि आप कहीं भी अगर आज आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, जो बिकॉज फेसबुक पहले आया था इसलिए हर में एग्जाम्पल उसका लिया जाता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को फॉलो करता है, आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड स्टोरेज में रखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 विच इज क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम रिगार्डिंग द स्पाइरल मॉडल। ठीक है, स्पाइरल मॉडल से आपको क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं स्पाइरल मॉडल क्या होता है, एक रिस्क ड्राइवन होता है ना, हम समझते हैं। और स्पाइरल मॉडल जो होता है वो क्या होता है, एंचोर पॉइंट माइलस्टोन, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जब हम पढ़ रहे थे। जबकि स्पाइरल मॉडल इज एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, बिल्कुल नहीं, है ना। स्पाइरल मॉडल एक इंक्रीमेंटल नहीं होता है, वो एक स्पाइरल के थ्रू वर्क करता है। मैंने आपको डायग्राम भी समझाया था जिसके अंदर 4 प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, स्पाइरल मॉडल इज ए साइक्लिक बैलेंसिंग अप्रोच, तो नहीं, ए साइक्लिक नहीं, साइक्लिक अप्रोच ही है। ठीक है, तो साइक्लिक के रूप में चलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65। तो यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फीड फॉरवर्डिंग नेटवर्क्स ऑन द बैक प्रोपोर्शन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जब ग्रेडी फंक्शंस की हम बात करते हैं तो इट इज अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स, है ना, ऑन द बैक प्रोपोर्शन। तो आपको बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर
66 यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो आप देख लो कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये ध्यान रखना आप, कैन नॉट भी है ना, यहाँ पर ये कैन भी दे रखा है, जबकि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को आप कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते हो, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक, यस ट्रू, आप कर सकते हो। नॉर्मली यूज्ड टू मेंटेन द वैल्यूज ऑफ कॉमन टू एंटायर क्लास, है ना, आप उसके जो वैल्यूज है उसको मेंटेन करने के लिए यूज करोगे। एक फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो इवोक कर सकता है लाइक नॉर्मल फंक्शन, यस ट्रू, विदाउट हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रेंड फंक्शन होता ही इसीलिए है ताकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प लिए बिना अपनी क्लास को इवोक कर सके, अपने मेंबर फंक्शन को यूज कर सके। क्लियर है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इट मे बी लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंस मेंबर्स फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स बेस क्लास, दे में अवॉइड बाय मेकिंग कॉमन बेस क्लास वर्चुअल बेस क्लास, है ना। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपको पता है इसीलिए हम उसको जावा में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेसी को फॉलो कर सकता है, इट में लीड डुप्लीकेसी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 67. Which one of the following tables contain the primary information on the data warehouse? तो जो data warehouse में एक primary information contain करती है that called which table is called a fact table. ठीक है, याद होना चाहिए। आप next question देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑन बाइनरी ट्री। तो आप जानते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो नॉर्मली आप जब इसको रूट नोड से स्टार्ट करने जाओगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टार्ट ट्रेवर्सिंग बाय विजिटिंग नोड इन द रूट नोड, है ना। तो हमको बस कोई कुछ भी हो, ये रूट नोड, भले ये रूट नोड होनी हो, ये हमको यहाँ से ट्रेवर्स करना है, तो ये पहली स्टेप हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड ये वाला, अब हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड वाले को ट्रेवर्स करेंगे। फिर आप क्या करोगे, विजिट रूट नोड, है ना, फिर आप रूट नोड को ट्रेवल करोगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, राइट सब ट्री को फॉलो करोगे, है ना। तो जैसे हमने ये राइट सब ट्री को फॉलो किया, फिर आप क्या करोगे, रिपीट द अबाउट 3 स्टेप्स, है ना। तो स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर जब भी हम इन ऑर्डर की बात करते हैं तो वहां हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट, ठीक है, फिर आप पढ़ते हो रूट, रूट मिड में आता है, मैं इसको लिख देती हूँ, और फिर आप पढ़ते हो राइट। क्लियर है। और इससे पहले, इन तीनों स्टेप से पहले आप क्या करते हो, ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करोगे ना भाई, विजिटिंग नोड को विजिट करना स्टार्ट ही नहीं किया है तो आप लेफ्ट तक पहुंचोगे कैसे। तो इसीलिए हमारी पहली स्टेप यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन, विच इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको DHCP डिस्कवर करना होगा। मैंने ये कंप्यूटर नेटवर्क में कवर कराया है बहुत अच्छे से, डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल का ये सीक्वेंस वहां पर भी बताया गया था। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको डिस्कवर करोगे, ठीक है, फिर आप सेकंड पे क्या करोगे, उसको DHCP ऑफर करोगे, फिर आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे उसके लिए, है ना, और जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तो आप उसको रिसीव करोगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जो ऑटोमेटिक किसी प्रोसेस को कॉन्फ़िगर करता है आईपी नेटवर्क में। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेवरल स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवर मतलब क्या हो रहा है कि देखो, क्लाइंट को क्या करेगा, वो सेंड करेगा एक ब्रॉडकास्ट मैसेज। ब्रॉडकास्ट मैसेज मतलब जिसको चाहिए वो आंसर करेगा। ठीक है, अब DHCP ऑफर करता है सर्वर, मतलब जो हमने इसको ब्रॉडकास्ट मैसेज किया तो ये सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा ताकि वो कंटेन कर सके आईपी एड्रेस और कॉन्फ़िगर डिटेल को। क्लियर है। अब हमको जब मिल गया है तो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा उस आईपी एड्रेसेस के लिए एंड कॉन्फ़िगर के लिए। फिर जब हम, अगर हमको पता चल जाएगा तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट हमको मिलेगी रिक्वेस्ट के लिए कि अब हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई। अगर हो गई तो हमको आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा, और अगर नहीं हुई तो आप को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्लाइंट रिसीव द आईपी कॉन्फ़िगरेशन और आप नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस DHCP। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन, तो which one of the following is the correct estimation model based on the software equation। तो यहाँ पर आपको बस नॉर्मली सॉफ्टवेयर इक्वेशन के एस्टिमेशन मॉडल्स का आपको बस ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम हर चीज तो याद नहीं कर सकते, इट इज लाइक अ फैक्ट, है। तो आपको बस ELOC इंटू B की पावर में 0.33 डिवाइड बाई P, जहां आपको 3 × 1 T4, ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है ग्राफ डिस्क शेड्यूलिंग, आइडेंटिफाई द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रिप्रेजेंट बाय दिस ग्राफ। आपको यहाँ पे क्यू दे रखा है, सिलेंडर्स हम जिसको बोलते हैं, और आपको ऑलरेडी गिवन है, बस आपको बताना है कि इसमें हम कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो देखो, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको पता है कि हम अगर ये यूज नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले स्कैन का तो रूल ही खत्म हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में हम कभी भी ये स्पेस नहीं देते हैं ना, हम डायरेक्टली सर्व करते हैं, हम ऐसे बीच में स्पेस नहीं करते। और आपको अगर याद होगा थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप की स्पेस आती है तो आप या तो डैश वाला है ना, तो डैश वाले यूज करेंगे, तो ये दोनों तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बात आती है सी स्कैन की कि सी लूप। तो मैंने आपको बताया कि सी स्कैन जो है बिल्कुल एंड तक जाता है, और यहाँ सी लूप की बात करते हैं ना, तो वो दोनों साइड के गैप्स को कवर करता है, ठीक है। मतलब दोनों साइड वो बिल्कुल कुछ यूज नहीं करेगा, बस आप बीच के गैप को कवर करेगा, ठीक है। सो आप बस आपको बस पता होना चाहिए कि सी लूप को कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का। तो यहाँ पर हेमिंग डिस्टेंस आपको निकालनी है, 2 कोड दे रखे हैं। तो यहाँ पर जनरली देखो 1 0 1 0 1 आपको गिवन है, और आपको देखा 1 1 1 1 1 और 0, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे हेमिंग डिस्टेंस? जो डिफरेंट होंगे वो हमारी हेमिंग डिस्टेंस हो जाएंगे। देखो 1 1 है तो ये हमारा हेमिंग डिस्टेंस नहीं है, 0 1 है तो ये हमारा हेमिंग डिस्टेंस है, फिर 1 1 है तो ये भी हमारा हेमिंग डिस्टेंस नहीं है, 0 1 है हेमिंग डिस्टेंस का पार्ट हो गया, फिर 1 0 हेमिंग डिस्टेंस। तो जो डिफरेंट होंगे ना, यानी कि आपको जब भी 1 1 और 0 मिलेगा या 0 या 1 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तभी आप हेमिंग डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 हेमिंग डिस्टेंस आई है, आप देख सकते हैं 3 हमारे पास एच आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पर मेज द कॉलम। तो आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नॉर्मल फॉर्म का हम कहाँ यूज करते हैं? 5th नॉर्मल फॉर्म में। अगर मैं 4th नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो हम उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं ना। नेक्स्ट आता है लोएस्ट अपडेट प्रॉब्लम। इसको हम कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम से डिफाइन करते हैं, है ना। आता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आप बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली। तो इसको हम सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, है ना। सिक्योरिटी के लिए जब इसको डिफाइन करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, आप जानते हैं कि एसक्यूएल एक डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी अगला क्वेश्चन है 74। द काइंड ऑफ सिंबल्स ऑफ बेसिक सिंथेटिक एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आर। तो हमको बस पता होना चाहिए कि सिंथेटिक एलिमेंट्स के लिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की बात करते हैं तो वहां पर आप कंस्ट्रेंट की बात करते हो, प्रेडिकेट की बात करते हो, और फंक्शन की बात करते हो। यहाँ हम डोमेन का कोई रोल नहीं है हमारे पास, और टेम्परल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की बात करते हो ना, तो आपके पास सिंथेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? कांस्टेंट, प्रेडिकेट एंड फंक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने बताया है ना, ये कंस्टेंट रिप्रेजेंट करता है वो उनको जो फिक्स्ड होते हैं, प्रेडिकेट उनको रिप्रेजेंट करता है जो ऑब्जेक्ट और डोमेन की रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, और फंक्शन हम जानते हैं मैपिंग्स ऑफ टपल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज लास्ट क्वेश्चन। मेज द फॉलोइंग आपको बतानी है। यहाँ पर अगेन दे रखा है आपको सेम एज द फॉलोइंग, और आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च आप जानते हैं कौन यूज करता है? क्यू, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए मिस्टेक को यूज करते हैं, जहां पर हम ऐसे बनाते हैं और उसको डेप्थ में यूज करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स क्या यूज करता है? लिस्प प्रोग्रामिंग हम जिसको कह सकते हैं, और इनफिक्स हम इसमें यूज करते हैं सिंटेक्स ट्री को, ठीक है। तो इट इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। आपको बस नॉर्मली इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम बैक ट्रैकिंग को यूज करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन।